हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। बेटा, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू किया हुआ था, यूनिट नंबर 6 सुभाष दे सर की बुक से, पार्ट ए, बिजनेस स्टडी प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से। और इस चैप्टर में हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ लिया था। और उसी से रिलेटेड हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन करने थे। तो आज ये क्लास हमारी उन्हीं क्वेश्चंस पर रहेगी। वो कुछ केस स्टडी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देर आफ्टर नेक्स्ट डे हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू योर ट्रेनिंग पार्ट। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हुए चलते हैं। टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था उसी के बारे में। हमारा लास्ट टाइम टॉपिक था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जो हमने लास्ट क्लास ली थी। दैट इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उस इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने कुछ इंटरनल सोर्सेज पढ़े थे, जिनमें दो सोर्सेज हमने इंपॉर्टेंटली पढ़े थे, एक ट्रांसफर और एक प्रमोशन। इनमें बेसिकली जो याद रखने वाली बात थी वो मैंने आपको ये बताया था कि जो ट्रांसफर होता है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है, और जो प्रमोशन होता है वो वर्टिकल मूवमेंट होता है। ये हमने याद रखना था इसमें। ये हॉरिजेंटल मूवमेंट है और ये वर्टिकल मूवमेंट है। और एक बात रखनी थी कि भाई सैलरी जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर में इंक्रीज हो, तो सैलरी का बढ़ना कोई कंपल्सन नहीं है। और प्रमोशन में हायर स्टेटस, हायर पोजीशन, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा। इसमें कोई चेंज, कोई डाउट नहीं है। मतलब वहाँ बढ़ेगी बढ़ेगी हमारी सैलरी। नेक्स्ट था हमारे पास इसकी कुछ मेरिट डिमेरिट्स पे बातें। तो मेरिट डिमेरिट्स में जो बेसिकली क्वेश्चन बनेगा इंटरनल सोर्स पर, वो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा। जैसे ट्रांसफर के बारे में पूछ सकता है कि भाई इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स में ऑप्शन दे दे कि इंटरनल सोर्स कौन सा है या एक्सटर्नल सोर्स कौन सा नहीं है, इस तरीके से। या फिर जैसे किस तरीके की मूवमेंट होती है इनकी। या फिर ये हो सकता है कि जैसे सैलरी कहाँ बढ़ेगी, कहाँ नहीं बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में बढ़ती है, किस में नहीं बढ़ती है, कहाँ सेम रहती है। इस तरीके के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। कुछ मेरिट्स पर, कुछ डीमेरिट्स पर भी क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है। अगर मेरिट्स पर क्वेश्चन की बात हम लोग करें, तो मेरिट्स पर हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप बताइए कि ये बेनिफिटेड कैसे है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इससे एम्प्लॉयज को किस तरीके से मोटिवेशन मिलता है, ये कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। क्या जो है, ज्यादा से ज्यादा जब हम रिक्रूटमेंट फ्रॉम इंटरनल सोर्स करते हैं तो उससे नुकसान या फायदा क्या हो सकता है। जैसे चेन ऑफ प्रमोशन एट लोअर लेवल भी हमारा क्या हो जाता है, इससे बढ़ जाता है। तो ये एक प्रकार का नुकसान ही हमारे लिए, मतलब फायदा है हमारे लिए। और एम्प्लॉयज अपने समझ के ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हैं, उनके मन में एक बिल्कुल कंप्लीट ये हो जाता है कि भाई प्रमोशन के चांसेस उसके लिए है। ये एक इकोनॉमिकल सोर्स भी है। ऐसे ही लिमिटेशन में हमने ये देखा था कि भाई लिमिटेशन में कि भाई ये हमारा जो है ना फ्रेश टैलेंट को नहीं आने देता। जो एम्प्लॉय है वो लेथार्जिक एम्प्लॉय जो है लेजी बन जाता है। और ये एक इनकम्प्लीट सोर्स है, क्योंकि अगर नया कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट कर ही नहीं सकता। और ये जो कंपटीशन की स्पिरिट है उसको खत्म कर देता है। और इसमें जो है प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयज बिल्कुल अपने आप को ये मान लेते हैं कि भाई हमें तो प्रमोशन मिलना ही मिलना है। तो वहां पर उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। फिर उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट देखा था एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में हमने बात की थी सबसे पहले कॉजुअल कॉलर्स की। अब कॉजुअल कॉलर्स में समझने योग्य बात ये थी कि इसके अंदर जो अनसोलिसाइटेड एप्लीकेशंस होती हैं, जिनको अभी तक हमने बुलाया नहीं है लेकिन एप्लीकेशन या रिज्यूम उनके हमारे पास आ चुके हैं, तो उनको हम बेसिकली इसमें कॉल करते हैं एट द टाइम ऑफ व्हेन वी रिक्वायर द स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स। स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की जब हमें जरूरत पड़ती है तो जनरली तब हम कॉजुअल कॉलर्स को बेसिकली यूज करते हैं टू फिल द वैकेंसीज दे अराइज फ्रॉम द डाटाबेस ऑफ द अनसोलिसिटेड कैप्ट इन द ऑफिस। फिर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में बात की थी, जो कि हमने बात की थी वही ये इनके क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं लेबर्स के साथ। जब जरूरत होती है एट द शॉर्ट नोटिस, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। ये अनस्किल्ड वर्कर्स की हमें भरपाई करवा देते हैं, पूर्ति करवा देते हैं वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ स्पैन में।
एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हमने पढ़ा था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हमने क्या देखा था कि इसमें भी हम स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर को ही देखते हैं, लेकिन कौन से वर्कर को, जिनको, जो कि बेसिकली जैसे जो हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे वर्कर जो परमानेंट नेचर के होते हैं, वो छोड़कर चले गए या काम का बर्डन ज्यादा है। कहाँ पर सुटेबल होता है ये? व्हेन देयर इज अ रश ऑफ वर्क और सम परमानेंट वर्कर्स आर absent, तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को यूज करते हैं, जहाँ पर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब सीकर्स को हम क्या करते हैं, वो हमारे यहाँ इकट्ठे होते हैं और उनको हम बेसिकली काम के लिए अपॉइंट करते हैं। डेली वेजेस पर जनरली ये रखे जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हमने ये देखा था कि भाई एडवर्टाइजमेंट एक जो ना लार्ज स्केल ऑफ वाइड चॉइस होती है हमारे पास। इसमें हम एक बार न्यूज़पेपर के थ्रू या प्रोफेशनल जर्नल के थ्रू क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल इसको देख पाते हैं। और ये जो है ना एक इकोनॉमिकल सोर्स भी माना जाता है, क्योंकि इसमें खर्चा तो नहीं, सॉरी, ये एक कॉस्टली सोर्स माना जाता है क्योंकि इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सनेस जो है वो काफी सारी आ जाती है। काफी सारे लोग हमारे यहाँ जो है अपनी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर देते हैं। बस अनसुटेबल इसलिए ये मतलब ये इसकी एक डिमेरिट देखने को मिले, तो वो डिमेरिट क्या हो सकती है कि डिमेरिट ये हो सकती है कि इसमें कई बार अनसुटेबल कैंडिडेट भी आ जाते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में हमने देखा था कि अगर हमें टेक्निकल लोग चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए या मैनेजर जॉब चाहिए के लिए लोग चाहिए, तो उनको हम कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, कैंपस रिक्रूटमेंट के साथ साथ एक हमारा जो है मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, वो भी हमारे टेक्निकल प्रोफेशनल या स्किल्ड बेस्ड जॉब्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, ये भी हमारे हमारे को सेम प्रकार का ही जो है, जैसे प्रोफेशनल या मैनेजर पर्सनल की अगर मेरी जरूरत है या टेक्निकल लोगों की जरूरत है, तो उनको अपॉइंट करने में हमारी मदद करते हैं। ये स्पेशली मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स को प्लेसमेंट के लिए इस सोर्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा था रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एक की जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है उसके थ्रू ही कोई रिकमेंडेशन आ जाए, उसे रिकमेंडेशन ले लें। वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी जानता है, एम्प्लॉय को भी जानता है, पूरी कोशिश करता है कि दोनों प्रॉपरली जो है ना सेटिस्फाई हो। और दोनों को हम भी अच्छे से फिर जो है ना एम्प्लॉय को जानते हैं, तो उसके आधार पर हमें ज़्यादा स्क्रीनिंग करने की जरूरत उसकी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी प्री स्क्रीनिंग हमें एम्प्लॉय की करनी पड़ती है, ताकि वो ये पता लगा सके कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो कितना सफिशिएंटली जो है काम कर सकता है हमारे यहाँ। फिर हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हमने बात की थी कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं और जनरली डिमांड एंड सप्लाई बाय सर्विंग एज ए लिंक बिटवीन द जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर। उनके लिए क्या करता है, ये पर्सोनल प्रोवाइड करता है। ये सूटेबल होता है अनस्किल्ड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए। देखिए यहाँ पर इसमें जो है स्किल्ड अनस्किल्ड के साथ ऑपरेटिव जॉब्स का मतलब है जो ऑपरेशंस फील्ड से रिलेटेड जॉब्स होते हैं जनरली। इसका डीप मेरिट क्या है कि यहाँ डाटा अप टू डेट नहीं होता, और इसकी वजह से कई बार जो कैंडिडेट किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजे जाते हैं तो वो सुटेबल भी नहीं होते काम करने के लिए। एक है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग की बात करें तो इसमें हम जनरली जो हमारे जैसे नौकरी.com है, जॉब सीकर्स.com है, वो क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू मतलब कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को फॉलो करते हैं और वहां पर अपने लिए जो है ना रिज्यूम अपलोड करते हैं, ताकि उनको उस सेम प्रकार की जॉब अवेलेबल उसके मिल सके। मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो हमने इसमें देखा था भी क्वालिफाइड और ट्रेन पीपल होते हैं इसमें, वाइडर चॉइस होती है, कम्पिटिटिव स्टाफ होता है, और इसमें फ्रेश टैलेंट हमें इजिली मिल जाता है। और एक बात और भी थी कि जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वेब पब्लिशिंग है वो लार्ज नंबर वाइडर चॉइस के साथ लार्ज नंबर ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज को जो है ना वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हाँ, और इसमें काम जो हमारा वो काफी इजी हो जाता है, लेकिन खर्चा क्योंकि खर्चीला है तो खर्चा तो इसमें मैक्सिमम होता ही होता है। लिमिटेशन की बात करें तो ये कॉस्टली प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, और इसमें जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। उनको ये महसूस होने लगता है कहीं उनके प्रमोशन के चांसेस तो नहीं घट गए। तो ये सब हमने बेसिकली सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में पढ़ा था। आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, choose the correct alternative. The practice of direct recruitment is followed usually for। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जनरली कहाँ फॉलो होती है, जहाँ स्किल्ड अनस्किल्ड जॉब्स के लिए और में एम्प्लॉय चाहिए होते हैं ना। सेमी स्किल्ड।
हाँ सेमी स्किल्ड जो है, स्किल्ड सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड। तो कोजुअल वैकेंसीज जहाँ होती हैं, जहाँ अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर होते हैं, उनके लिए बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यस सर, ये पार्ट होगा इसका। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल। सेकंड पर चलें, सेकंड क्या कहता है देखिए। द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज सुइटेबल फॉर, ये किसने लिख दिया, फिलिंग कोजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स व्हेन व्हेन कब कब जरूरत होती है, कम सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो जनरली हमें इनकी रिक्वायरमेंट कब होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जब हमारे जो परमानेंट नेचर के वर्कर हैं ये बेसिकली, वो absent है सर, जो है ना, परमानेंट वर्कर एबसेंट वो, होते हैं। हाँ वो अपसेंट हो जाए, या जो डेली वर्कर्स हैं, डेली वेज रेट्स वाले पीपल हैं, वो अपसेंट हो जाए या वो छोड़कर चले जाए, तब हम जो है ना इस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इसमें हम लोग फील कर सकते हैं कि व्हेन परमानेंट नेचर जो एम्प्लॉय हैं दे आर अपसेंट, और द डेली वेज पीपल्स आर हैज और हैज बीन लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया है। थर्ड है, यस। many reputed business organization keep a database of unsolicited applicants in their offices। बहुत सारे reputed business organization ऐसे होते हैं जो कि अपने पास एक डाटाबेस रखते हैं, जिनमें जिन एप्लीकेंट्स से को अभी तक हमने बुलाया नहीं है, यानी उनको अभी तक ये नहीं कहा कि तुम आओ और इंटरव्यू दे दो, तो उनका डाटा उनके पास होता है। ए लिस्ट ऑफ सच जॉब सीकर्स कैन बी प्रिपेयर्ड एंड स्क्रीन्ड टू फिल वैकेंसीज एज दे अराइज। द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्क्राइब, तो इस प्रकार का जो मेथड होता है उसे क्या बोलते हैं। कैजुअल हाँ, कॉलर। दैट इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स, बिल्कुल सही है, उनको हम कैजुअल कॉलर्स के नाम से जानते हैं। यस सर। ऑप्शन जो है डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ वन पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ सीनियर पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड बाय मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जो कॉमर्स और इंडस्ट्रीज होती हैं वो जनरली किन के द्वारा जो है रिक्रूटमेंट करती हैं, वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट करती हैं। किनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट। रिक्रूटमेंट करती हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो अपना रिक्रूटमेंट का मेजर सोर्स होता है, क्योंकि ये वाइड चॉइस ऑफ फ्रेश टैलेंट उनके लिए अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय इज दैट। अब एडवर्टाइजमेंट को यदि हम यूज कर रहे हैं तो उसका उससे क्या डिसएडवांटेज हमें मिल सकता है। सर देखिए, उसमें ये हो सकता है कि सर सर मतलब इससे होगा कि सर मतलब कि वो बहुत सारे रिस्पॉन्स ले आएगा मतलब एक हाँ साथ। बिल्कुल, ये कॉस्टली हो सकता है, या इसमें ए फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमने पढ़ा था कि अनसुइटेबल कैंडिडेट भी आ जाते हैं, अनसुइटेबल कैंडिडेट जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं होते। तो आपने इसमें जो है ना डिसएडवांटेज डालना है, तो कोई भी डिसएडवांटेज से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर अप्रोप्रिएट डालें तो भाई हम ये कह सकते हैं फ्लड ऑफ पीपल्स जो है काफी सारा हो जाता है, और अनसुइटेबल कैंडिडेट भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर। तो हमने बात की थी जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वो किन के लिए अच्छे होते हैं, वो कोजुअल इंस्टेड वैकेंसी ऑफ जो ऑपरेटिव जॉब्स में। अनस्किल्ड, हाँ ऑपरेटिव जॉब्स हमने पढ़ा था, किसके लिए, ऑपरेटिव जॉब्स के लिए। तो ये ऑपरेटिव जॉब्स के लिए जो है ना वो क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। तो ऑपरेटिव जॉब्स में अगर हमें स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू इजिली मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम। जो ट्रांसफर होता है वो उसमें शामिल होता है शिफ्टिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक। क्या उसमें हम एक जॉब से अनदर जॉब पे शिफ्ट करते हैं। क्या उसमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकता है, जा सकता है। क्या उसको वन शिफ्ट से अनदर शिफ्ट में ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। तो ऑल ऑप्शन ऑफ डी दी। क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए एट पर चलते हैं। ट्रांसफर इन्वॉल्व्स चेंज इन सैलरी ऑल्सो। सर ये कौन कहता है, सा है? हाँ भाई मैंने अभी बताया था कि जरूरी नहीं है कि सैलरी में चेंज आए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा इसमें, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर विल बी चेंज इन सैलरी और रेम्युनरेशन। सर कहता मुझे है, एक डाउट में। हाँ बोलो बोलो। सर मान लो सर किसी का ट्रांसफर जैसे कि इंडिया से बाहर हो रहा है, जैसे कि यूएस वगैरह, तो सर एक तरीके से वहाँ की लिविंग वगैरह महंगी है, उसके हिसाब से उसकी हाँ सैलरी भी हो रही है। हाँ, सुनो सुनो सुनो, ट्रांसफर का क्या मतलब होता है। ट्रांसफर का मतलब होता है भाई जहां पर हमारे पास एक्सेस में स्टाफ है,
वहां से हम स्टाफ को विड्रॉल करें और किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि भाई ट्रांसफर के दौरान हम क्या करते हैं कि उसको अलग अलग चीजें सीखने के लिए मौका देते हैं एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल। तो उस कंडीशन में ट्रांसफर में उसकी सैलरी में हाइक होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हमने बाहर किसी को सेंड करना है, फॉरेन में किसी को सेंड करना है, तो डेफिनेटली वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, देखा जाएगा। अगर वहाँ का हम्म, लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, कॉस्टली है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग रेमुनेशन भी दिया जाएगा। लेकिन उसमें हम उसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हम उसको बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि ट्रांसफर करते तो हो सकता था उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रखते। अब उसको हमने अगर फॉरेन में ट्रांसफर मतलब फॉरेन में मुझे भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफर, वो हमारा प्रमोशन का पार्ट बन जाएगा। और प्रमोशन में उसकी सैलरी और हाइक वगैरह सब कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसे हम ओके। ट्रांसफर ना कह के प्रमोशन कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा कौन व्यक्ति होगा भाई जिसको इंडिया में काम कर रहे थे और अब उसको फॉरेन में भेज रहे हैं, मतलब उसकी कहीं ना कहीं प्रमोशन कर रहे हैं, हमें उसके ऊपर काफी कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, वो बहुत अच्छा काम करता है। और सेम लेवल का काम ही उसको वहां प्रोवाइड किया गया होगा, उसके काम में चेंजेस नहीं किए गए होंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई होंगी। तो इसलिए हम उसे प्रमोशन का पार्ट मानेंगे, ना कि ट्रांसफर का पार्ट मानेंगे। ओके सर। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। ए हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय। अगर हॉरिजेंटल मूवमेंट है तो हमने बात की थी कि ये ट्रांसफर होता है, यस सर। और वर्टिकल मूवमेंट है तो दैट इज शन। प्रमोशन होता है ना। तो इसमें ए आ जाएगा वर्टिकल में, और इसमें बी आ जाएगा हॉरिजेंटल मूवमेंट में। आगे, प्रमोशन हेल्प्स टू improve द मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय। इट हैज अ ग्रेट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर द एम्प्लॉयज बिकॉज। देखिए प्रमोशन क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है मोटिवेशन को, सेटिस्फेक्शन को, लेवल ऑफ एम्प्लॉयज पर, लेवल ऑफ एम्प्लॉय। उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। क्या पिक्चर बन जाती है कि भाई चेन ऑफ चेन ऑफ प्रमोशंस, यानी कि उनका प्रमोशन तो तय है भाई। चेन ऑफ प्रमोशन का मतलब है, आज मान लीजिए हमारे पास एक कड़ी है, उसमें 10 लोग हैं, तो 10 लोगों में हमने सबसे ऊपर वाले को प्रमोट कर दिया, तो नीचे वाले के मन में आ गया कि मैं भी प्रमोशन पे जाऊंगा, मेरा भी प्रमोशन होगा। तो सबसे लोअर लेवल वाला भी ये सोचने लग जाता है कि उसका भी नंबर प्रमोशन में आएगा। तो उससे चेन ऑफ प्रमोशन एट द लोअर लेवल क्या है, वो बढ़ जाती है। और साथ ही साथ जो है एम्प्लॉइज मोटिवेट भी होते हैं, सेटिस्फाइड भी फील करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इंटरनल रिक्रूटमेंट इज मोर रिलायबल वे ऑफ रिक्रूटमेंट सिंस। अब देखिए इंटरनल रिक्रूटमेंट होता क्या है, वो रिक्रूटमेंट का सोर्स जिसमें हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन से ही, या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले लोग हैं उनको ही हम क्या करते हैं, या तो प्रमोट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। अब उनके बारे में हम जानते हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं, तो दे आर वेल फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वेल फैमिलियर विद दोज टाइप ऑफ पीपल्स। तो हमें ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है। इसीलिए इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है वो क्या माना जाता है, मोर रिलायबल सोर्स माना जाता है, मोर रिलायबल सोर्स माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वी नो अबाउट देम एंड दे नो अबाउट अस, दे आर वेल फैमिलियर विद ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ वेल फैमिलियर होते हैं, इसीलिए ये एक रिलायबल सोर्स के तौर पे देखा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। आपको बताना है इसमें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा नहीं है, उसकी लिमिटेशन कौन सी नहीं है। तो क्या ये प्रोडक्टिविटी को घटाता है, बिल्कुल घटाता है। क्या स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉय हैम्पर्ड होती है क्योंकि इसमें फ्रेश टैलेंट आता ही नहीं है, उनमें कंपटीशन बनता ही नहीं है। और एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक, हाँ जी। तो ये चीपर सोर्स है, हाँ ये चीपर सोर्स है। तो लेकिन यस सर। चीपर सोर्स इज नॉट द लिमिटेशन, ये क्या है सर ये इसका, जो एडवांटेज हुई ना, एडवांटेज। हाँ ये एडवांटेज थी बिल्कुल, ये इसका एडवांटेज था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। An enterprise has to tap external source of recruitment for various position because, कहता है कोई भी जो एंटरप्राइज होता है ना, वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को कोशिश करता है कि वो टैप करे, ले, एट वेरियस पोजीशन बिकॉज, क्यों ताकि ऐसा क्यों करते हैं। सर, ताकि सर नए नए बंदे ऑर्गेनाइजेशन में आए तो वो नए आइडियाज लेकर आएंगे। हाँ वो देखो,
ये कारण हो सकता है कि भाई जो न्यू फ्रेश टैलेंट है वो हमें केवल और केवल बाहर से ही मिल सकता है, और कहीं से हमें नहीं मिलेगा। एक बात ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज को यूज ना करें और इंटरनल सोर्सेज का यूज करें, इंटरनल का यूज करें, तो उससे जो न्यूली एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूली एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए हमें जो है स्टाफ नहीं मिलेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरनल सोर्स है उसको हम क्या कह सकते हैं, इनकम्प्लीट सोर्स है। तो इसीलिए हम किस पे जाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स पे जाते हैं। और क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स से अगर हम स्टाफ को लेते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता है उनके बीच में, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट आता है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो ये वो कारण हो सकते हैं जिसके कारण कोई एंटरप्राइजेज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को टेप करता है या उसको सिलेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय गवर्नमेंट इज दैट। भाई क्या डिसएडवांटेज था इसका, हमने पढ़ा था पीछे कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ना, उनमें डाटा अप टू डेट नहीं होता। डाटा क्या यस। नहीं होता, अप टू डेट। अब तो कुछ नहीं होता। और उसकी वजह से जो अन अन जो है ना, किसको कहेंगे, अनसुइटेबल कैंडिडेट, वो भी कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। अनसुइटेबल कैंडिडेट मिल जाता है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता। तो डाटा अप टू डेट नहीं होता, इसलिए अनसुइटेबल कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ जाता है, जो कि बेनिफिटेड नहीं होता या बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता। आगे चलते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज एज अ मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आर वेरी यूजफुल वेयर। अब अगर हम एजेंसीज का यूज करते हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज का यूज करते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो कहाँ पर यूजफुल होता है, किस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम इसे कहेंगे कि वो यूजफुल होगा। ये उन लोगों के लिए यूजफुल होगा, पहली बात, जहाँ पर हमें टेक्निकल लोग चाहिए, प्रोफेशनल लोग चाहिए, या मैनेजमेंट रिलेटेड लोग चाहिए। या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी जनरली पेड फॉर्म होती है। तो जो सीनियर लेवल की जॉब्स होती हैं, सीनियर पोस्ट की जो जॉब होती है, टॉप एग्जीक्यूटिव्स की जो जॉब होती है, उनके लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहां पर हमें इसके थ्रू रिक्रूटमेंट करने में इजी रहेगी। 16th है, ब्लैंक स्पेशलाइज द मिडल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट। अब देखो, मिडल लेवल की बात कर रहा है हम्म। और टॉप लेवल की बात कर रहा है एग्जीक्यूटिव्स की। तो इनके लिए बेसिकली हम किसको फॉलो करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स भी हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज भी आ सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और क्योंकि उनको हमने अलग से हायर किया होता है इसी पार्टिकुलर पर्पज के लिए, कि वो हमें सही सलाह दें कौन से लोग मिडिल या टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर सकते हैं। 17 है, द फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल, ये अभी अभी हमने किया, टेक्निकल, प्रोफेशनल, या फिर जो आपका मैनेजरियल पर्सनल, इनके लिए कौन सूटेबल होता है, उनके लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट सूटेबल होते हैं। और एज कैंपस रिक्रूटमेंट भी हो कैंपस सकता है। रिक्रूटमेंट भी दोनों। तो बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 पर चलते हैं। आस्था लिमिटेड ए सेलुलर नेटवर्क कंपनी अप्रोच्ड क्विक कंसल्टेंट्स पीवीटी लिमिटेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स। देखिए, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं और क्विक कंसल्टेंट्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एडवर्टाइज टू जॉब्स ऑन www.naukri.com behalf of Astha Limited, the recruiter method followed by Astha Limited is। तो इसमें हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। कंसल्टेंट्स भी। ठीक है ना, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई हमने क्या किया, अप्रोच किया अपने क्विक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को, यानी कि हमारे हमने किसी को ऐसे कंसल्टेंट अथॉरिटी को हायर कर रखा है जो हमारे लिए इस प्रकार की जो वैकेंसीज होंगी टॉप लेवल की या मिडिल लेवल की, उनको फुलफिल करेगा, उनको भरेगा। चलिए नेक्स्ट है, ब्लैंक मेंटेन डाटा बैंक फॉर पर्संस with different qualifications and skills, even advertise the jobs on behalf of their clients to recruit right type of personnel। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं भाई जो डाटा बैंक रखते हैं, तो उनमें भी हम किसके बारे में बात करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के बारे में बात करते हैं, सर मैं। है ना। किसके यस बारे में बात सर। करते हैं, मैनेजमेंट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स के बारे में बात करते हैं।
चलिए हाँ। नेक्स्ट हमारे पास, प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। तो मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई नेशन वाइड, दे कंपाइल biodata of a large number of candidates and recommend suitable names to their clients, and they charge fees। वो फीस भी चार्ज करते हैं फॉर देयर सर्विसेज। हाँ, तो उनके लिए कौन होते हैं? प्लेसमेंट हमारे एजेंसी है। प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं, जो कि पेड फॉर्म में हमारे से, मतलब पेड फॉर्म होती है जो पैसा लेकर लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करवाने में हेल्प करती हैं। 21वां क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज वोकेशनल स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज ऑफ बिजनेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ। तो ऐसा जो है हम किस प्रकार की जॉब्स के लिए करते हैं? तो जो टेक्निकल हो गई, मैनेजरियल हो गई, हाँ प्रोफेशनल। बिल्कुल, क्योंकि इनसे हम जो रिक्रूटमेंट करते हैं वो किनका करते हैं? जो टेक्निकल जॉब में काम करने के वाले हो, जो हम्म। प्रोफेशनल जॉब में काम करने वाले हो, जो मैनेजमेंट जॉब से रिलेटेड काम करने वाले हो। और ये सारी चीजें हम किस में करते हैं? दिस इज रेफर टू एज कैंपस रिक्रूट। कैंपस रिक्रूटमेंट में करते हैं, या फिर मैनेजमेंट, सॉरी, हाँ मैनेजमेंट अब ये क्वेश्चन पड़ा था ना मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। सर हमने मैनेजमेंट का कहाँ से आ जाएगा सर इसमें, क्योंकि स्कूल्स वगैरह से तो कैंपस रिक्रूटमेंट ही तो होते हैं सिर्फ। नहीं, उससे तो कैंपस रिक्रूटमेंट होता ही है, लेकिन अगर हम टेक्निकल प्रोफेशनल और मैनेजर लोगों को अगर भर्ती करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी तो हमारी मदद करते हैं। यस सर, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि स्कूल तो वगैरह। वहां पर हम कैंपस रिक्रूटमेंट ले लेंगे। बिल्कुल, ओके। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? खाली कैंपस रिक्रूटमेंट। लेकिन मान लो इसी जगह कुछ और आ जाता और उसमें यही भर के रेफर टू हो जाता, तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं? जैसे क्विक एग्जाम्पल था पीछे, क्विक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके की कोई बात आ जाती तो हम मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी यहाँ फिल कर सकते हैं। फिलहाल जो है वो क्या आएगा? केवल कैंपस रिक्रूटमेंट। चलिए 22 में देखते हैं, हम्म। applicants introduced by present employee or their friends and relatives may prove to be good source of recruitment. Such applicants are likely to be good employees because, ऐसे वो हमारे लिए अच्छे एम्प्लॉयज होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा हम क्यों सर क्योंकि कहेंगे? सर क्योंकि सर उनका बैकग्राउंड हमें पता होगा पहले से ही। हाँ, वो वेल नोन होंगे हमारे लिए ना। वो हमारे लिए क्या होंगे? वेल नोन, जिनके जिन्होंने उनको रिकमेंड किया है बाय प्रेजेंट एम्प्लॉइज। एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट एम्प्लॉय, तो प्रेजेंट एम्प्लॉय को हम जानते होंगे। और अगर हम उनको जानते होंगे तो उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, इनके बारे में भी हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी हमारे लिए क्या हो जाएंगे? वेल नोन हो जाएंगे। वेल नोन हो जाएंगे तो हम इजीली जो है ना रिक्रूटमेंट कर पाएंगे, हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 23वां क्वेश्चन क्या देखिए, maintain close contacts with laborers and they can provide the required number of unskilled workers at a short notice। तो हम लेबर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हाँ है तो बिल्कुल, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके बारे में हम यहाँ बेसिकली बातें कर रहे कर हैं। रहे हैं। यस सर। बिल्कुल, रिक्रूटमेंट फॉर एक्सटर्नल सोर्स इज लेंदी प्रोसेस बिकॉज। अब लेंदी प्रोसेस क्यों है भाई? क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है पहले, यस सर। जॉब वैकेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, फिर उसका एप्लीकेशन हमारे पास एप्लीकेशन आते हैं। पड़ेगा और फिर उसके तो बाद सर सिलेक्शन प्रोसेस होगा पूरा। हाँ, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा, तो इसलिए इसको हम एक लेंदी प्रोसेस से मानते हैं। नेक्स्ट है, द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स एट शॉर्ट नोटिस इज दैट। भाई इसके बारे में हमने एक लाइन पढ़ी थी, आपको याद होगा कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। अगर वो एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो अगर आज बिजनेस को छोड़ देंगे ना, तो जो हमने उनके थ्रू अनस्किल्ड लेबर लगाई है वो भी वो भी बिजनेस को छोड़कर चली जाएगी, के पीछे। है ना? तो ये एक इसकी लिमिटेशन होगी, इसके थ्रू आप सेंटेंस को अपनी लैंग्वेज में कंप्लीट कर लेंगे। 26 देखिए क्या है, दिव्या लिमिटेड एडवर्टाइज्ड इज वैकेंसीज ऑन द वेबसाइट www.jobseekers.com। द मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय कंपनी। अब देखिए jobseekers.com पर एक वेबसाइट है, उसके थ्रू तो वैकेंसी देख रही है, तो कौन सा होगा ये?
पब्लिशिंग। बिल्कुल, ये वेब पब्लिशिंग होगा। इसमें हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, अपने जो नेट के थ्रू जो है वो जॉब्स को सर्च आउट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? लिमिटेशन कौन सी नहीं है, कौन सी लिमिटेशन नहीं है? सर ए पार्ट ही नहीं है, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट ही नहीं है। क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स में कॉम्पिटिटिव स्किल क्या स्पिरिट क्या आती है, एक एडवांटेज का पार्ट बन जाता है। क्योंकि सर जब नया बंदा आएगा तो जो पुराने हाँ लोग हैं वो काम करेंगे। बिल्कुल, ये लिमिटेशन है। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ, ये भी लिमिटेशन है। और कॉस्टली प्रोसेस, ये भी लिमिटेशन है। लेकिन कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्या है, वो लिमिटेशन नहीं है, वो एडवांटेज है। एडवांटेज है। बिल्कुल। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड हम्म। फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज बिकॉज, अभी अभी हम पीछे पढ़कर आए थे इसको, क्यों ऐसा सर होता है? सर बिकॉज सर उनको लगा कि सर उनका चांस प्रमोशन का वो कम हो हाँ जाएगा। बिल्कुल, प्रमोशन के जो चांसेस हैं उनके, वो रिड्यूस हो गए हैं, वो कम हो गए हैं। उनको ऐसा फील होने लग जाएगा। नेक्स्ट है, यस सर। रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इज अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस बिकॉज, ये तो जो, अभी ऊपर पड़ा था। हाँ रिक्रूटमेंट सोर्स क्यों कॉस्टली प्रोसेस है? क्योंकि क्योंकि हमें सर पहले वैकेंसी के बारे में नोटिफाई करेंगे, फिर बिल्कुल, एप्लीकेशन आएगी, फिर हम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे जो। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? कौन सा इसमें इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है? तो इंटरनल में तो ट्रांसफर और प्रमोशन दो ही आते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बिल्कुल। यस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा है? मीडिया सारे हैं सर। एडवर्टाइजमेंट है, हाँ प्लेसमेंट भी है, और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा हमारा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? अब एक्सटर्नल सोर्स से हमें क्या नहीं मिलता भाई, वो मोटिवेट नहीं होते एम्प्लॉइज, मोटिवेट। है ना, कम्पिटिटिव स्पिरिट भी होती है, प्लस टैलेंट यस भी होता है, और वाइडर चॉइस भी होती है, लेकिन मोटिवेट नहीं होते एम्प्लॉयज। क्या नहीं होते? मोटिवेट नहीं होते। नेक्स्ट है, नेम एनी टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट सुटेबल टू रिक्रूट टेक्निकल प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट मैनेजल प्रोफेशनल्स। तो अब यहाँ, हाँ सर ये, वो आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया एक। और कैंपस से रिक्रूटमेंट, ये हम यहाँ लेके चलते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज भी आ सकती हैं, उनके थ्रू यस भी हम सर। टेक्निकल प्रोफेशनल और मैनेजल पर्सनल को क्योंकि दो ही पूछे तो दो, मैं आप दो लिख दो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड जो आपका, मैंने सुना डिस्कस, आपने बताया था दोनों होते तो उसने मैंने दोनों हाँ बोल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैच द फॉलोइंग है, पहला पॉइंट है आपके पास क्या, ए कंपनी गेट्स एप्लीकेशन ऑन एंड ऑफ इवन without declaring any vacancy. However, as and when the vacancies arises, company makes use of such applications. कॉलेज। बिल्कुल, उनको क्या बोलते हैं, कोजुअल कॉलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोजुअल कॉलर्स। नेक्स्ट है, कोजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड job when there is a rush of order or when some permanent workers are absent। तो वहां पर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर चलते हैं, किसको लेकर चलते हैं? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को लेकर चलते हैं। रिक्रूटमेंट बाय विच मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फील्ड वाया। अब भाई एडवर्टीजमेंट के थ्रू फिल करते हैं उनको हम, यस सर एडवर्टीजमेंट ही बचा ऑप्शन तो वही हो है ना? जाएगा। हाँ एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम इनको क्या करते हैं, फिल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सर लेकिन सर इसका आंसर ना वैसे वो ना चाहिए, सीनियर पोजीशन के लिए मैनेजमेंट कंसल्टेंट को ज्यादा करते हैं वो। नहीं नहीं, आप देखो ना, जो सीनियर पोजीशंस होती हैं हम्म। वहां पर हम लोग एडवर्टीजमेंट को फॉलो कर लेते हैं भाई, वो तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमें डायरेक्ट क्या करते हैं, सीनियर जॉब्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ है नहीं ना ऑप्शन में ये, यस सर। तो एडवर्टीजमेंट है तो हम एडवर्टीजमेंट को ही कंटिन्यू कर लेंगे। ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। विच सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज आइडियल फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन? अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई है तो उसको हम्म। लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉय चाहिए। तो सर वो तो एडवर्टाइजमेंट से ही आते हैं लार्ज नंबर ऑफ। एडवर्टाइजमेंट से ही आ सकते हैं और कहीं से आएंगे नहीं, क्योंकि इससे ही हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो लार्ज लेवल पर हो सकता है।
A company gets application on and off even without declaring any vacancy. However, as and when vacancies arises, the company makes use of such applicant. Name the source of रिक्रूटमेंट यूज्ड बाय। तो ये कौन से होते हैं हमारे? कोजुअल कॉलर। कॉलर्स। तो इनमें ऊपर नहीं पड़ा। हाँ ऊपर अभी भी पढ़ के आते हैं, कोजुअल कॉलर्स होते हैं। नेक्स्ट है नेम द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो मोस्ट कॉमन तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही आता है। यस सर, न्यूज़पेपर हो गए, जर्नल के। टेलीविजन में बिल्कुल इन पे एडवर्टाइजमेंट चलती है हमारी। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? सर ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर कौन सा है? इंटरनल। यस। ट्रांसफर कौन सा है? इंटरनल। यस। चलिए ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 3 3 नंबर में, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद जो अपने क्लास को वाइंड अप करेंगे। टोटल क्वेश्चन 6 या 7 हैं ये हमारे पास, 3 4 5 6 हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा दिखाई दे रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो ट्रेनिंग की जगह हम सिलेक्शन प्रोसेस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए एक बार यस। 6 क्वेश्चन से थोड़ा देख लेते हैं। 2 4 क्वेश्चन जो एक एक नंबर में हमसे पूछे जा सकते हैं। कहता है गिरधर लिमिटेड इज हाईली रेपुटेड कंपनी। Employees of this organization discussed how they came to contact with this organization. कहते हैं रीना said she was introduced by purchase manager। तो अगर कोई परचेज मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का, वो किसी को इंट्रोड्यूस करा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। यस। ऑफ एम्प्लॉय। और कह रहा है मिस्टर जॉन कह रहा है जॉन, मिस्टर जॉन तो परचेज मैनेजर है। उसके बाद है इंदु said she was directly called up by company फ्रॉम द आईआईएम इंस्टीट्यूट। अब आईआईएम इंस्टीट्यूट क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट। यस सर। तो इस तरीके का क्वेश्चन वो हमसे एक नंबर में पूछ सकता है। फिफ्थ देख, मैक्स इंडस्ट्रीज वांट टू हायर स्टाफ फॉर इट्स केमिकल डिवीजन एंड द एचआरडी लिस्ट आउट following method of recruitment. Identify source of recruitment indicated in the given case. Considered voluntary applications received earlier from various job seekers. तो अर्लियर अर्लियर रहेंगे तो वो कोजुअल होंगी, है ना? कोजुअल कॉलर्स को हम बुला लेंगे जिनको हमने पहले नहीं बुला रखा। और नौकरी.com टू सर्च फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, वो क्या हो जाएगा हमारा? वेब पब्लिशिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिमेश इज अ वर्किंग हिमेश इज वर्किंग एज अ सुपीरियर supervisor in a company. Due to his hard work, he promoted to the post of production manager, and now the post of supervisor is vacant, and no one can be transferred or promoted to this post. So name the source of recruitment company will use to fill this post. ना तो किसी को आप ट्रांसफर कर सकते ना किसी को आप प्रमोट कर सकते, तो इंटरनल सोर्स तो खत्म। होगा सर, इंटरनल सारे खत्म ही हो गए, तो एक्सटर्नल यूज एक्सटर्नल करना। सोर्स यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल एक्सटर्नल सोर्स को हम यहाँ यूज कर लेंगे। अब यस देखिए सर। 6 नंबर में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन एनी 4 रीजंस on the basis of which Parth would have taken the above decision। तो इस केस स्टडी में जो पार्थ डिसीजन ले रहा है उसे कोई 4 कारण बताने हैं। तो 4 कारण बताने हैं, इसलिए कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। हर एक कारण इसका मतलब है 1.5 मार्क्स का हो जाएगा। यस और सर। हमें बताना पड़ेगा कि वो डिसीजन ऐसा क्यों ले रहा है। तो इसके स्टडी में देख लेते हैं क्या लिखा है एक बार। There were 2 vacancies for post of assistant manager in the Gyan Electrical Private Limited। Parth, the human resource manager, identified one suitable candidate, Vishwas, from within the organization and promoted him to the post of assistant manager। ये हो गया internal source of recruitment। And for another post, manager Parth took help of the placement agency and selected Slim। After 6 months, Parth observed that Vishwas' performance was much better than Slim's performance, though Vishwas was less qualified than Slim. As Parth decided in the future he will not make any appointment with the help of outside source। तो आउटसाइड सोर्स से वो अपॉइंटमेंट नहीं करेगा, ऐसा वो एक डिसीजन लेता है। आपको बताना है कि उसके इस डिसीजन लेने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या क्या कारण लिखेंगे? इधर वी विल राइट लिमिटेशंस। रिक्रूटमेंट ये यूज कर रहा है, तो सर उसके एडवांटेजेस लिखने होंगे। देखो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स तो दिया ही है इसने, ये आप यहाँ एक्सप्लेन करें। लेकिन अगर हम चाहें तो नेगेटिवली भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के जो है ना, वो हम क्या दे दें? डिसएडवांटेजेस बता दें।
ओके सर। क्योंकि उसके जो डिसएडवांटेज होंगे वो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस होंगे। ठीक है ना। यस सर। चलिए आगे देखते हैं एक बार। अब ये 6 नंबर में बड़ा पूरा बड़ा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पूछे गए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। द अबाउट डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब चैप्टर स्टाफिंग का चल रहा है, ठीक है ना। यस सर। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करेगा तो स्टाफिंग के बारे में ही बात करेगा। द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए follow a particular process, explain the step of this process which is being discussed in the above paragraph। अब ऊपर जो हम पैराग्राफ की बात करेंगे उसमें देखेंगे भी कौन सा फैक्टर डिस्कस किया गया है, कौन सा स्टेप डिस्कस किया गया है, तो उसको हमें यहाँ लिख देना है। और फिर कह रहा है स्टेप आइडेंटिफाइड इन पार्ट बी कोटिंग द लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा। तो उन लाइन को अपने एडवर्टीजमेंट भी मतलब क्या करना है, अंडरलाइन भी करना है। तो ये 3 4 लाइनें हमें यहाँ मिली हैं, तो इनको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको खुद करना है। और एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपने खुद करके देखना है। तो ये था हमारा आज की क्लास का मेन टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ क्वेश्चंस, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है सिलेक्शन प्रोसेस का। तो हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे किसके ऊपर, सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो सिलेक्शन प्रोसेस को आप एक बार रीड कर लेंगे ताकि हम अपनी क्लास लें तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में क्या मिल जाए, आइडिया मिल जाए भाई क्या इसके अंदर हमें पढ़ना है। और बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस जो है हमारी वो क्या है कि स्टेप वाइज प्रोसेस है, 7 से 8 स्टेप इसमें देखने को मिलेंगे, उन्हें हमें समझना है, उन्हें हमें पढ़ना है, उन्हीं में से हमारा क्वेश्चन बनता है। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये। इसके आधार पर 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाता है, केस बेस्ड। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे इसके बारे में बहुत कम देखने को हमें मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास अंश। अनीस, अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात पूछनी है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं। और अगर सारी बातें क्लियर हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो आप स्टडी करके आए, पढ़ के आए, ताकि उसको हम इजिली कवर कर सके। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, गुड नाइट इवन दो। ओके।